निश्चित तौर पर जो चैम्बर्स है वो वकील की प्राथमिक ज़रूरत है और उसका समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति और ईमानदारी का प्रयास भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ 12.5 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए आवंटित होती है और पूरे देश में 30 एकड़ ज़मीन किसी भी जिला न्यायालय के पास नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनपद में पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के नाम आवंटित है। उसी बाउंड्री के अंदर 4 एकड़ ज़मीन अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए आवंटित है, जिसमें 2011 तक जो लोग उसमें एप्लीकेबल थे उन सभी साथियों को चैम्बर्स मिल चुके हैं। अब जो समस्या आई है 2011 के बाद, वो वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या है। पिछले लगभग 13 से 14 वर्ष हो गए हैं और बिना चैम्बर्स के जो हमारे नए अधिवक्ता साथी आए हैं उनको वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिना चैम्बर के होती है। एक और भी समस्या आती है खासतौर से जो आपके पास जो कोर्ट में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि यहाँ की गरिमा और नहीं, मैं अभी चैम्बर्स पे ही आ रहा हूँ। मैं 2015-16 में जब अध्यक्ष था तो तत्कालीन सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी जी मैंने बार में बुलाए थे और उनको मैंने सारी समस्याओं से, चैम्बर्स का, आवास का और बहुत सारी जो वकीलों के लिए समस्या आती हैं उनसे उनको अवगत कराया था और लिखित में एक उनको डिमांड लेटर दिया था। उसके बाद उन्होंने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से हमारी बात कराई थी और मैंने व्यक्तिगत अपने पैसे से नक्शा बनवाकर 2000 चैम्बर का 12x15 का 11 नंबर गली तक 5 मंजिल विद लिफ्ट विद बेसमेंट पार्किंग मैंने ये बनवाया था। उस समय हमारी बात हो गई थी और ये तय हुआ था कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए हम धन आवंटित कर देंगे। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया कि हमारे यहाँ 3 प्राधिकरण हैं, ये तीनों प्राधिकरण ऑटोनोमस बॉडी हैं, यानी अपने आप में अगर हम देखें कानूनी तौर पे तो ये अपने आप में एक स्टेट है, इनका अपना एक बजट होता है। और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ जो विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है तो यहाँ की जो भूमि है उनको अधिकृत करके या किसानों की सहमति से खरीद कर उस पर किया जाता है। तो यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की ज़मीन पर ये विकास कार्य हो रहा है जिससे प्राधिकरण मुनाफा कमाता है और भिन्न भिन्न योजनाओं में उस मद को खर्च करता है। तो ये भी एक सरकार के बजट में भी इसकी व्यवस्था है चैम्बर्स के लिए और वेलफेयर के लिए, क्योंकि प्राधिकरण वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश्ड हुई हैं और यहाँ के नागरिक जो हैं उनके विकास में उनकी हिस्सेदारी तय हो, तो इसी श्रेणी में अधिवक्ता भी आते हैं। और इसी विकास प्राधिकरण से मैंने इसी मापदंड के आधार पर अपने कार्यकाल में पूरी कचहरी में अधिवक्ताओं को गर्मी, सर्दी, बरसात से बचाने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट से ये जो आप शेड देख रहे हैं चारों तरफ, ये मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से प्राधिकरण के माध्यम से कराया था। उसी दौरान मेरे द्वारा जो मेन गेट है, कोर्ट और कलेक्ट्रेट के बीच का जो रास्ता है, उसमें एक फुट ओवर ब्रिज जो स्वचालित ब्रिज बनना था उसको मैंने पास कराया था, उसका प्रतिवेदन दिया था। उसके टेंडर भी 1-2 बार हो चुके हैं, लेकिन पैरवी न होने की वजह से वो कार्य आज तक 8 वर्ष से ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो उसी समय मैंने आवास के लिए जगह चिन्हित कराई थी 130 मीटर रोड पर सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी के सामने। माननीय उस समय के तत्कालीन सीओ रमन जी थे, बहुत सीनियर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं मिला था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पूरे जनपद के जितने भी अधिवक्ता हैं आप एक लिस्ट हमें दे दीजिए, उसके आधार पर हम एक स्कीम ले आएंगे और नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस पर ये आवास की व्यवस्था हम आपको कर देंगे। लेकिन मेरे बाद
जो कार्यकारिणी आई वो शायद उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट ना ले सकी, जिस वजह से वो सारे कार्य जो जहाँ थे वहीं रुक गए हैं। उसी समय मेरे कार्यकाल में मैंने 60 लाख रुपए टॉयलेट के लिए पास कराया था। 14 टॉयलेट, नक्शा बन गया था, सारी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन पैरोकारी की ना होने की वजह से वो लैप्स हो गए और वो कार्य नहीं हो पाया। राजेंद्र चौधरी जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए घोषणा करके गए थे। जो मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद वो जो कार्य हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये मुझे तभी से संकोच, और मेरे इस बार भी जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ ये इसीलिए है कि जो मेरे रुके हुए कार्य हैं और वर्तमान में उसके बाद जो समस्याएं हमारी बार एसोसिएशन के बाउंड्री के अंदर या हमारे अधिवक्ताओं को बाउंड्री के बाहर जो होती हैं, उनको गरिमा व पूर्ण तरीके से बार का सम्मान भी बढ़े, अधिवक्ता का गौरव बढ़े और उन समस्याओं से निजात मिले, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे न्याय में देरी की हो। बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी युवा बार है और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या युवाओं की है, तो युवाओं को एक बहुत समस्या चली आ रही है। पिछले 12 सालों से कोई आवंटन नहीं हुआ है नई चैम्बर्स का। तो जो व्यक्ति 2013 में या 12 में आया है और एडवोकेट है, कंटिन्यू हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, उनको बहुत बड़ी समस्या है चैम्बर्स की। तो सबसे बड़ा मुद्दा चैम्बर्स का है और इसी को हल करने के लिए चैम्बर्स कैसे आसानी से युवाओं को मिले, जो लोग रह गए हैं उनको किस तरह चैम्बर दिलाए जाए। इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि जो हाई कोर्ट के नॉर्म्स है उन्हीं के अनुसार होगा और हर व्यक्ति को, हर उस जो पात्रता रखता है उनको चैम्बर्स दिए जाएंगे। चैम्बर्स देने की जो मानकता है वो रेगुलरिटी और सीनियरिटी, सीनियर मोस्ट और जो रेगुलर है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जिस डेट तक चैम्बर्स का आवंटन होगा, मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि उस डेट तक के जो भी रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं, जो भी नए बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल फ्रेश वकील अधिवक्ता साथी हमारे आ रहे हैं, उन सबको चैम्बर्स दिलाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा जो भी हमें नियम और शर्तें होंगी उनको हम फुलफिल करेंगे। उन्हीं के लिए हम अपना रात दिन जितना भी प्रयत्न होगा, सारा प्रयत्न हम चैम्बर्स दिलाने के लिए करेंगे। कोई भी एक भी कंडीशंस ऐसी नहीं होगी जिसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है कि जो नए अधिवक्ता साथी है बहुत सारी कंडीशंस छोड़ देते हैं। उनको पूर्व में ही सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी पात्रता इन चीज़ों पर तय की जाएगी। पात्रता के जो मानक है वो स्पष्ट रूप से बता दिए जाएंगे। और मेरी प्राथमिकता क्या, हमारी जो पूरी टीम है जो चुनाव लड़ा भी रही है, जो साथी हैं, सबकी यही प्राथमिकता रहेगी कि हर उस व्यक्ति को चैम्बर दिया जाए, हर उस अधिवक्ता को चैम्बर दिया जाए जो रजिस्ट्रेशन की डेट जिस दिन अभी वो हो रहा है हमारा चैम्बरों का ड्रा, उस दिन तक उनकी जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, खासतौर से वकीलों के मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर तमाम तरह की समस्या की पुलिस द्वारा परेशान, इस समस्या से कैसे निपटेंगे? जो मेडिकल से आजकल सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रथम है, हेल्थ को सभी लोग प्राथमिकता पर रखते भी है। जिन लोगों का इंश्योरेंस नहीं है उनका किसी भी अच्छी सी बड़ी कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस कराएंगे और वो बार एसोसिएशन के माध्यम से ही होगा। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इसको मूर्त रूप अपने कार्यकाल में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे कि कोई अधिवक्ता साथी हमारा बिना स्वास्थ्य बीमा के ना रहे, सभी के पास चिकित्सकीय बीमा हो। और उसी के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। समझाएंगे लोगों को कि जो ग्रुप में है वो थोड़ा चीप भी पड़ता है और उसमें सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। रही बात पुलिस की, कि पुलिस प्रताड़ित करने की बात है, तो अधिवक्ता तो स्वयं में ही बड़ी पावर है। अगर फिर भी पुलिस किसी तरीके से प्रताड़ित करती है, कोई अगेनिस्ट आती है, तो सबसे पहले हमारे लिए अधिवक्ता साथी है। वकील एकता जिंदाबाद। हर अधिवक्ता साथी के लिए न्याय होगा। न्याय का खुद ही हम न्याय दिलाते हैं बाकी सब लोगों को। अगर अधिवक्ता के साथ भी कोई बर्बरतापूर्ण कोई व्यवहार होगा तो पुलिस का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।